जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी हिंदी के इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में, जहां पे हम लोग बातचीत करेंगे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से हिस्ट्री के लिए। यानी कि न केवल हिस्ट्री को कैसे पढ़ें बल्कि क्या ट्रेंड रहा है, हिस्ट्री का कितने प्रश्न आए हैं, कैसे प्रश्नों की प्रकृति में किस प्रकार से बदलाव आए हैं, और अगर आप अभी आगामी जो 6 दिसंबर की परीक्षा है तो क्या आपको मिस एकदम नहीं करना है हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, कई लोग इसमें सेलेक्टिव अप्रोच लेकर के चलते हैं, क्या सोर्स रखें, ठीक है, कितने प्रश्न सॉल्व करें, सभी पे हम लोग इस वीडियो में विस्तार से बातचीत करेंगे। मेरा नाम है सत्यप्रकाश त्रिपाठी, आप देख रहे हैं यूपीएससी हिंदी। आज हम लोग, जैसा कि अभी हम लोगों ने एक स्टडी वीडियो लेकर के आया था, तो वहां पे हम लोगों ने चर्चा की थी, तो आप लोगों ने कहा भी था कि सर इतिहास के साथ शुरुआत करिए कि क्या ट्रेंड एनालिसिस है, इन सब पे इस सब पे क्रमिक रूप से वीडियोस आए। ठीक है, तो उसी सीरीज में इतिहास पे आज ये पहला वीडियो है, फिर ऐसे क्रमिक रूप से हम लोग पॉलिटी, इकोनॉमी आगे बढ़ते रहेंगे। आपको जिस विषय में लगे कि नहीं सर पहले ये विषय होना चाहिए, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर इतिहास को लेकर के आपका कोई डाउट है तो उसको भी यहाँ पे शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इतिहास में प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं या इसका ट्रेंड एनालिसिस कैसा है। ठीक है, जैसे कई बार तो क्या होता है कि या बच्चों की इसके प्रति समझ कैसी है। कई बार क्या होता है कि बच्चों को लगता है कि इतिहास का सिलेबस तो अनंत है और मुझे हर रैंडम सोर्स से सब कुछ पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि जैसे आप देखो 2025 की परीक्षा देकर के आए तो पता चला 2025 की परीक्षा देकर के आने के बाद फलाने बुक से प्रश्न आया है, तो बच्चा तुरंत फलाने बुक की तरफ भागता है। यानी कि हर वो रैंडम सोर्स वो ट्राई करना चाहता है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, परीक्षक कभी भी एक सोर्स से प्रश्न नहीं पूछता। तो कभी फलाने बुक से प्रश्न आ जाएगा, कभी ढिमाके प्रश्न से बुक से प्रश्न आ जाएगा। तो बच्चा इसमें कंफ्यूज है कि सर क्या हम हर बार अपना बुक चेंज करें। तो सबसे पहले अगर आपके मन में भी ये डाउट है इतिहास को लेकर के या किसी भी विषय को लेकर के, तो आप अपना एक बार कॉमन सेंस जरूर लगाइए। ठीक है, वो कॉमन सेंस क्या है कि आप खुद सोचिए, क्या कोई अदर बुक सोर्स फॉलो करने से इतिहास का दृष्टिकोण चेंज हो जाएगा? क्या इतिहास के फैक्ट, एविडेंसेस, ये सारी चीजें बदल जाएंगी? नहीं। तो क्या हम बार बार, अच्छा क्या ये संभव है? अच्छा मान लो अगर हो भी, ऐसा है भी कि फलाने बुक से पूछ ले रहा है, ढिमाके बुक से पूछ ले रहा है, तो क्या प्रश्न के आने के पहले आपको पता है कि किस बुक से पूछा जाएगा? क्या ये संभव है गेस कर पाना कि उस बुक के पीछे जाया जा सके या उस बुक को पढ़ा जा सके? मेरे हिसाब से कतई नहीं। तो इतिहास का सिलेबस अनंत है, सच्चाई यही है, और हर रैंडम सोर्स से पढ़ा नहीं जा सकता, पढ़ना होगा, सही बात भी है, लेकिन ये संभव एकदम नहीं है, कतई संभव नहीं है। ठीक है, यानी कि इतिहास का सिलेबस अनंत है और हर रैंडम सोर्स से आपको पढ़ना होगा, ये कतई सही बात नहीं है, पूरी सच्चाई इसमें नहीं है। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि हर साल कुछ नया आएगा तो कौन सा सोर्स फॉलो कर लें। ठीक है, कौन सा सोर्स हम देख लें कि जो है मतलब उसको हम तैयार कर लें। ठीक है, एकदम नहीं ये करने की आवश्यकता है। आपको क्या करना है, इस वीडियो में पूरा अंत तक जरूर देखिए। अच्छा, कई बार क्या होता है, रियलिटी से बच्चे वाकिफ नहीं होते हैं। रियलिटी क्या होता है, आयोग को दोहराव बहुत पसंद है। बार बार पूछे जाने वाले ट्रेंड्स को टारगेट करने से हमको 80-90% प्रश्न जो है हमको हल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। लेकिन बच्चे इसमें भी दो गलतियां करते हैं। पहली गलतियां क्या करते हैं, डायरेक्ट वो बुक पढ़ने के बजाय दुर्घटना चक्र पे शिफ्ट हो जाते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बजाय, प्रीवियस ईयर को टारगेट करने के बजाय वो अमाका, ढिमाका, तिमाका, लंदन पीसेस, फलाना पीसेस, सभी के प्रश्न लगते हैं सॉल्व करने। ये ट्रेंड गलत है। क्यों गलत है, इसके पीछे भी वजह समझिएगा। सपोज कर लो, मान लो आपने दुर्घटना चक्र पढ़ा, अब उसमें क्या होता है, शुरू में कुछ कुछ टॉपिक्स दिए रहते हैं, अब उससे रिलेटेड क्या है, आपको क्वेश्चन दे देगा कि फलाना पीसेस का ये क्वेश्चन है, ढिमाका पीसेस का ये, तिमाका पीसेस का ये, यूपीएससी का ये, ऐसे आपके पास प्रश्न आ जाएगा। उसी प्रश्न के नीचे आपके पास सॉल्यूशन रहता है। दिक्कत क्या होती है, आप कुछ कुछ फैक्ट्स पढ़ करके, और ये फैक्ट कहां से तैयार है, उसी प्रश्न के आधार पर, तो ये फैक्ट पढ़ करके आप प्रश्न लगा लोगे, आराम से लगा लोगे, तुरंत पढ़ करके तुरंत। भाई अगर कोई सिंपल भी ह्यूमन है तो लगा लेता है आराम से, थोड़ा सा भी पढ़ा तुरंत उसको फैक्ट याद रहा, उसने लगा लिया। प्लस पहला प्रश्न पढ़ा, उसके नीचे का एक्सप्लेनेशन देखा तो पता चला अगला प्रश्न उसी एक्सप्लेनेशन पे है। ठीक है, माइंडसेट इस तरीके से काम करता है। लेकिन वही जब आप 6 महीना बाद, 2 महीना बाद, 1 महीना बाद या 1 हफ्ते बाद ही अगर आप उसको लेकर के जाते हो टेस्ट देने के लिए, या उससे रिलेटेड अगर टेस्ट में प्रश्न आ जाता है, तो बच्चा वहां पे कंफ्यूज कर जाता है।
यही दिक्कत है, यही दुर्घटना चक्र की समस्या है। और बार बार मैं बोलता भी हूं कि 2017, 18, 19 से पहले का जो ट्रेंड था जिसमें मेंस भी एमसीक्यू होता था, वहां पे वो काम कर जाता था। लेकिन आज के समय अगर आप उसको अपनी, पहला तो गलती अगर आप यही करोगे कि अगर आप दुर्घटना चक्र के भरोसे जा रहे हो, तो खास करके इतिहास जैसे विषय के संदर्भ में एक बार देखिए कैसे प्रश्न पूछता है। ठीक है, प्लस आयोग एक निश्चित पैटर्न फॉलो करता है, हमको पैटर्न्स पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा, हमको पैटर्न्स देखना पड़ेगा, और इसके लिए हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, ना कि दुर्घटना चक्र जैसे। आप मतलब पीवाईक्यू लेना है किसी का भी ले लो। हालांकि मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, अभी यूपीएससी हिंदी की ये वाली जो बुक है ये फिर से स्टॉक में आ चुकी है। 150 बुक हमारे पास हिंदी में अवेलेबल है और 25-30 के लगभग हमारे पास इंग्लिश में अवेलेबल है, तो आप अभी इसको ऑर्डर कर सकते हो। इसकी खास बात भी अभी आगे जब प्रश्न पे हम लोग डिस्कस करेंगे तो थोड़ी सी इस बुक पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा आगे तक, है ना। और बाकी बताइएगा आप मेरे बात से कितना सहमत है, कितना सहमत नहीं है। तो आयोग एक निश्चित पैटर्न फॉलो कर रहा है, अगर हम इन माइक्रो टॉपिक्स को पकड़ लें तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, एक बार पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए तो हमको अपनी, अगर मान लो 6 दिसंबर को देना है, ठीक है, तो हमारा स्ट्रेटजी क्या रहेगा, 50 दिन में हम अपना पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और कैसे करेंगे, तो डे 1 से लेकर के मैंने पीडीएफ डाल रखा है, स्ट्रेटजी वीडियो डाल रखी है, जाकर के एक बार उसको देखिए। 50 दिन में आप विश्वास मानिए, अगर आपने मेहनत कर लिया 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे अगर आपने मेहनत कर लिया, तो 50 दिन के अंदर वो आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करा करके दे देगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट 50 दिन में क्या करना है, तो इन्हीं माइक्रो टॉपिक्स जिस पे बार बार वो प्रश्न पूछ रहा है, और आपको ये वीडियो भी देखने की आवश्यकता नहीं, आप खुद पीवाईक्यू एनालिसिस करके, पीवाईक्यू लगा करके आप खुद भी बता दोगे कि हाँ यहां से प्रश्न आएगा, इसको ऐसे तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि आयोग को दोहराव पसंद है, लेकिन आप ये सोचिए कि डायरेक्ट दोहराव वाले प्रश्न आ जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट कर देगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। आयोग को भी भाई आपको एसडीएम चुन रहा है, ऐसे लल्लू पंजू पोस्ट के लिए तो परीक्षा हो नहीं रही है, तो एसडीएम चुनेगा जिसके पास नित्य नए समस्याएं आएंगी, तो उसको एक फिक्स पैटर्न पे ही क्वेश्चन पूछेगा, आपको लगता है। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि किस विषय से कितने प्रश्न आ रहे हैं। जैसे इसमें भी अगर बाइफर्केशन करें तो कितने विषय आ रहे हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि इसमें लगभग आपको वर्ड हिस्ट्री पूछी नहीं जाती है, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न होता है, जिसमें आर्ट एंड कल्चर वो अलग से स्पेसिफिक नहीं पूछता है। ठीक है, बात करें अगर एंशिएंट से तो पिछले 10 वर्षों में लगभग 60 प्रश्न आए हैं, मध्यकालीन से तो पिछले 10 वर्षों में लगभग 71 प्रश्न आए हैं, और मॉडर्न से तो पिछले 10 वर्षों में लगभग 97 प्रश्न आए हैं। यानी कि मोटा मोटा अगर एवरेज देखा जाए तो 10 प्रश्न यहां से आ रहा है, 7 प्रश्न यहां से आ रहा है, 6 प्रश्न यहां से आ जा रहा है, यानी कि 7, 6, 13, 10, 23, लगभग 23 प्रश्न आ रहे हैं, और कम से कम 12 से 27 तक प्रश्न आए हैं, यानी कि 12 से 27 के रेंज में प्रश्न आए हुए हैं। अब बात करें तो फिर इसके लिए, अच्छा थोड़ा सा इसको और भी देखते हैं, थोड़ा सा इसको और बढ़ा करके भी देखते हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट वाली स्लाइड में देखो, ये आपको एनालिसिस करके मिला भी होगा। ठीक है, करंट अफेयर के बाद सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है हिस्ट्री, और ये बच्चे सबसे बड़ी गड़बड़ी भी ये करते हैं कि बेसिक ना तैयार करके पहले लगते हैं करंट पढ़ना है। ठीक है, करंट के लिए स्पेशल वीडियोस आ रहे हैं, लेकिन करंट पढ़ना कैसे पढ़ना उस पर वीडियोस लेके आऊंगा, कमेंट करके बताइएगा। लेकिन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, ये सब छोड़ करके पहले करंट की तरफ शिफ्ट कर जाना, ये एक आत्मघाती कदम होता है, तो ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, बात करें अगर सब्जेक्ट वाइज वेटेज की, तो आप ये देख सकते हो हिस्ट्री में मोटी मोटा यही लगभग हिसाब किताब है। आप किसी साल आया तो बहुत कम आया है, तो मतलब 11, 12, 15 के लगभग क्वेश्चन आए हैं, बहुत ज्यादा आया तो 20, 25, 26, 27 के लगभग क्वेश्चन आया है, लेकिन वही 12 से 27 के लगभग रेंज में प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, अब फिर बात आती है कि प्रश्न किस प्रकार पूछे गए हैं, तो प्रश्न कई तरीके से पूछा जाता है। जैसे एक तो स्ट्रेट टाइप का प्रश्न है, ठीक है, और इसमें भी दिन प्रतिदिन ट्रेंड्स में बदलाव आए हैं। डायरेक्ट स्ट्रेट टाइप प्रश्न है, कैसा, ठीक है, कि उसमें डायरेक्ट पूछ देगा कि फलाने की पुत्री का क्या नाम था, फलाने के पुत्र का क्या नाम था। लेकिन अब क्या कर रहा है यूपीपीसीएस आयोग, इसमें भी 2-3 क्वेश्चन, 2-3 स्टेटमेंट या 2-3 ऑप्शंस दे रहा है। अभी हम लोग देखेंगे, आगे वही दिखाऊंगा। उसमें हमको क्या चाहिए, फैक्चुअल रिकॉल, यानी कि तथ्य याद होने चाहिए। ठीक है, एक बार देख ही लेते हैं उसको। ठीक है, जैसे ये वाला प्रश्न था 2025 में कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कौन सा आज के उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो मंडी, राखीगढ़ी, हुलास। और फिर आपको क्या, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वाला प्रश्न है,
आपको विकल्प दिया हुआ था, ठीक है, विकल्प आपके पास था, ठीक है, यानी कि आपको इसके बारे में पता होगा कि हाँ मंडी है कि नहीं, राखी गढ़ी है कि नहीं, हुलास है कि नहीं। अब देखो जो लोग पीवाईक्यू पढ़े होंगे उनको उनसे ये प्रश्न आराम से लग जाएगा, क्यों, क्योंकि पीवाईक्यू में बार बार हुलास पे, मंडी पे, राखी गढ़ी पे या सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड एक मेजर टॉपिक है जिससे यूपीपीसीएस बार बार प्रश्न पूछता है। तो अगर किसी ने पीवाईक्यू कर रखा है तो आराम से प्रश्न हो जाएगा, लेकिन जो नहीं पढ़ा है उसके लिए क्या है, उसको या तो फैक्ट पता होगा तो कर ले जाएगा, नहीं पता होगा तो नहीं कर पाएगा। फिर दूसरा टाइप का होता है कथन आधारित, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड पूछ देगा, जिसमें आपको डीप कॉन्टेक्चुअल नॉलेज यानी कि उसकी उस विषय के प्रति एक गहरी समझ होनी आवश्यक है। उस पर भी एक दो प्रश्न के एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है, कि कौन सा ऐसा प्रश्न है जिसमें आपको समझ चाहिए, ठीक है। जैसे एक तो ये हो गया एसेशन रीजन वाला, हालांकि इसका एक अलग आएगा, ठीक है, एसेशन रीजन वाला एक आएगा। ठीक है, देखो क्रोनोलॉजी भर भर के पूछा है, भर भर के, हाँ देखो जैसे ये, ठीक है, कि एक्स लॉ चैपल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कि यह प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ, दूसरा मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया। तो इसमें आपको कॉन्टेक्चुअल कि हाँ भाई एक्सला चैपल की जो संधि है, जैसे यूरोप में जब ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ तो एक्सला चैपल की संधि हुई, ठीक है, तो उसी का विस्तारित स्वरूप हमको प्रथम कर्नाटक वार में देखने को मिलता है। तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आना चाहिए, और धीरे धीरे ये स्टेटमेंट भी यूपीपीसीएस यूपीएससी के तर्ज पर लेकर के जा रहा है, ठीक है। यूपीपीसीएस जैसे ये वाला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं वर्ष 1911 में घटित हुई। बंगाल का विभाजन रद्द करना, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण करना, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता। तो धीरे धीरे क्या है, फैक्चुअल कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चंस की प्रकृति बढ़ रही है, और 2025 के प्रश्न आप देखिएगा यूपीएससी के तर्ज पर जा रहा है। और मुझे कोई समस्या नहीं है या मुझे कोई मतलब ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि 2026 के प्रश्न में यूपीपीसीएस चौंका सकता है, ठीक है। इस बार वो यूपीएससी के तर्ज पर केवल एक, केवल दो, केवल तीन, केवल चार वाले प्रश्न भी ला सकता है। तो इसलिए तैयार रहने में ही भलाई है, ठीक है, तैयार रहने में ही भलाई है। तो मेरा कहने का कुल मतलब ये था कि अगर आप प्रश्न की प्रकृति समझो, अगर आप प्रश्न को देखो, तो प्रश्न कैसे हैं, एक तो डायरेक्ट जिसमें तथ्य आपको पता होना चाहिए या नहीं पता होना चाहिए, तभी आपका वो हो पाएगा। दूसरा कथन आधारित स्टेटमेंट बेस्ड, जिसमें आपको गहरी समझ चाहिए। तीसरा मिलान वाला, अभी जैसे ये था, ठीक है, देखो जैसे मिलान वाला कि त्रिविक्रम भट्ट, सोमदेव, जयदेव, क्षेमेंद्र और चार आपको ग्रंथ दे दिए, उसको मिलान करना है, ठीक है, तो मिलान वाले प्रश्न आ गए। फिर समय रेखा वाले, ये क्या नाम है, टाइम क्रोनोलॉजी वाले कि भर भर के पूछा हुआ है, क्रोनोलॉजी तो भर भर के पूछा है, ठीक है। जैसे ये देखो, चार बौद्ध संगीतियां निम्नलिखित स्थानों पर संपन्न हुई, कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो रावय पाका, जिसने भी अगर मेरा वीडियो देखा होगा, इसमें कॉन्सेप्ट टॉक्स नाम से हम लोग एक नई सीरीज भी लेकर के आ रहे हैं, जिसमें आपको 2:30 से 3 बजे के बीच में, सॉरी 2 से 2:30 बजे के बीच में यूपीएससी हिंदी के मेन चैनल पे, जो यूट्यूब चैनल है, उसमें एक कॉन्सेप्ट आएगा, और वो कॉन्सेप्ट लगभग यूपीपीसीएस या यूपीएससी की मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैंने बौद्ध संगीत वाला उसमें एक टॉपिक कराया भी था, तो उसमें रावय पाका, ठीक है, अकाअक है ना, किसके शासनकाल में हुआ, तो अकाअक, कहाँ हुआ, तो रावय पाका, ठीक है। तो वो करके हमने इसको बनाया हुआ है, यानी कि राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलन, ऐसे करके आप ले लेंगे। तो ये क्रोनोलॉजी वाले प्रश्न भर भर के हैं। जैसे ये वाला भी देखो, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विजयों को काल क्रमानुसार, तो रणथंभौर, वारंगल, जैसलमेर, चित्तौड़, इसको पूछा है, ठीक है। फिर ऐसे करके आप देखो तो कौन सी घटनाएं कब हुई, तो कन्नौज का, दौरा का, सामूगढ़ का, चौसा का युद्ध, ठीक है। फिर एक पूछा है कि निम्नलिखित संतों को क्रोनोलॉजी में लगाए, तो देखिए 4 तो आपको इतिहास में दिखा दिया अभी अभी, ठीक है। फिर ये देखो एक ये क्या नाम है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पूछ दिया है, 5 देख लो क्रोनोलॉजी वाला, सोचो। फिर देखो ये युद्ध पे पूछ दिया, प्रथम एंग्लो मैसूर, द्वितीय एंग्लो फ्रांसीसी, तृतीय प्रथम एंग्लो सिख, प्रथम एंग्लो अफगान, ठीक है, क्रोनोलॉजी में पूछ दिया, ठीक, 6 हो गया आपका। फिर देखो ये विद्रोहों पर 7 हो गया आपके, ठीक है, 7, ठीक है। फिर देखो कालक्रमानुसार लगाइए, 8 हो गया, शिमला समझौता, इन सब पे। तो अगर आप देखोगे मोटी मोटा, है ना, मोटी मोटा, तो ये देखो 9 हो गए, ठीक है, 10 हो गए, है ना। ये केवल आपको कहां दिखाया मैंने, केवल 10 प्रश्न आपको दिखाए हैं 2025 से, यानी कि अगर 25 के लगभग प्रश्न आ रहा है तो 10 क्रोनोलॉजी पे प्रश्न आ रहा है,
ठीक है, और उसको अगर आपने थोड़ा ध्यान से कर लिया तो आपके प्रश्न सही होने की संभावना बहुत अच्छी हो जाएगी। तो क्रोनोलॉजी पे प्रश्न आ रहे हैं, कथन कारण वाले भी प्रश्न आ रहा है, जो कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे प्रश्न पूछता है। ठीक है, इसके लिए भी आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लगा करके अभी एक एग्जाम्पल के माध्यम से दिखाता हूं। ठीक है, जैसे देखो पूछा है कि मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया क्योंकि अकबर ने इस स्मारक का निर्माण अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की याद में कराया था। तो जिसको भी पता है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था, वो इसको सही कर ले जाएगा। ऐसे ही देखो एक और प्रश्न होगा। ठीक है, देखो दिखा है, बाबर ने चगताई तुर्की में तुजुक ए बाबरी लिखी है। ठीक है, फिर पता है कि तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी, तो तुर्की में लिखा था क्योंकि उसकी मातृभाषा थी। ठीक है, लेकिन तुर्की नहीं थी, अरबी फारसी थी। ठीक है, तो देखो इस तरीके से आपका ये गलत हो जाएगा, मतलब एक सही आर गलत, क्योंकि ऐसा। ठीक है, फिर देखो ये भी फिर से पूछा है, सल्तनत के क्षेत्रों को मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता था, खालसा और जागीरें, क्योंकि जागीरों में राज्य के नियंत्रण में आने वाली भूमि शामिल थी। तो ऐसे करके आप देखो प्रश्न पूछने का ढंग जो है उनका इन्हीं 3 4 5 तरीकों पे आधारित है। यानी कि अगर हम मोटी मोटा बातचीत करें तो यूपीपीसीएस किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है, एक तो डायरेक्ट प्रश्न फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के आधार पे, दूसरा कथन आधारित प्रश्न गहरी कॉन्सेप्चुअल कॉन्टेक्चुअल नॉलेज के आधार पे, गहरी समझ के आधार पर, तीसरा मिलान करने वाले जिसमें आपको फैक्ट याद होने चाहिए, तथ्यों के मिलान, और चौथा है क्रोनोलॉजी, पांचवा है कथन और कारण। ठीक है, एक छठा सातवां पैटर्न, इस बार दो तीन नए तरीके के पैटर्न जुड़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे केवल 1, केवल 2, केवल 3, ये वाले प्रश्न जुड़ सकते हैं, पूरी संभावना है। ठीक है, अब बात करें तो फिर करें क्या। ठीक है, देखो अच्छा यही है यूपीएससी हिंदी का जो पीवाईक्यू का सैंपल देख रहे थे, तो देखो ये 2025 का सॉल्व आपके सामने लेकर के आया हूं। ठीक है, इसके थ्रू आप देख सकते हो कि यूपीएससी हिंदी ने बहुत शानदार तरीके से पीवाईक्यू करवा रखा है। ठीक है, आप उसको कर सकते हैं। अब बात आती है फिर करें क्या। ठीक है, जाएं तो जाएं कहां, करें तो करें कहां, तो बात करते हैं एक एक करके। ठीक है, बात करें अगर एंशिएंट पे, एंशिएंट प्राचीन। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसमें लगभग 60 प्रश्न आए हैं। ठीक है, और हाई आरओआई टॉपिक्स आपके पास मिलेंगे। ठीक है, 60 क्वेश्चन। ठीक है, रणनीति क्या रखनी है कि कई बार क्या होता है बच्चा छोड़ देता है, यार 6 ही क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे ही 6 5 5 छोड़ोगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो आपको करना क्या है, इसमें पूरा एक बार कम से कम कॉन्सेप्ट बनाना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट कैसा, अच्छा ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चलेगा। ठीक है, जैसे इतिहास की शुरुआत कैसे होगी, तो स्टोन एज से होगी, तो उसमें पूरा पाषाण, पूरा मध्य पाषाण, पूरा नवपाषाण, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। तो एक क्रोनोलॉजी आपके दिमाग में पहले सेटअप होनी चाहिए। ठीक है, फिर सिंधु घाटी सभ्यता, फिर ऋग्वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल, फिर महाजनपद काल, फिर उसमें क्या नाम है महाजनपद काल में जो 4 5 वंश आते हैं, फिर मौर्य काल, फिर मौर्योत्तर काल, फिर पूर्व गुप्त सातवाहन का युग या पूर्व गुप्त काल, फिर गुप्त काल। तो एक मोटी मोटा क्रोनोलॉजी आपके दिमाग में होना चाहिए। और इसके लिए आपको क्या करना है, एक बार बुक की रीडिंग करनी आवश्यक है। अब सोचो 200-250 पेज की बुक है, 2 दिन में पढ़ लो, 3 दिन में पढ़ लो, आपकी मर्जी, लेकिन मेरे हिसाब से पढ़ लो। और इसमें आपको करना क्या है, अब बुक सोर्स भी बातचीत इसी में कर लेंगे, तो आर्य शर्मा, राम शरण शर्मा, ये बुक आप आराम से पढ़ सकते हैं, पुरानी एनसीईआरटी है, या प्राचीन इतिहास के कुछ भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 जो 12th की एनसीईआरटी है उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन हाँ एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको ध्यान ये रखना है कि एनसीईआरटी पढ़ने के साथ, अच्छा रामशरण शर्मा भी पढ़ोगे तब भी मैं ये कहूंगा कि आर्ट एंड कल्चर के लिए 11th और 12th की एनसीईआरटी और जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपके पास ऐसे करें, अगर मान लो इतिहास में प्राचीन इतिहास को खत्म करने के लिए तो आर एस शर्मा मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट बुक है। और डायरेक्ट लूसेंट पे जाने के या दुर्घटना चक्र के जो दिए हैं उसको पढ़ने के, एक बार कॉन्सेप्ट बनाना जरूरी है। एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट बनेगा, क्योंकि प्रश्न अब कॉन्सेप्ट बेस्ड भी आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट पे प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, यूपीएससी की तर्ज पे बात करें अब आगे। ठीक है, तो ये आपकी रणनीति रहेगी। और इसमें क्या क्या टॉपिक्स देखना है, तो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता पे फोकस कर लीजिए, कौन कौन से स्थान बहुत ज्यादा चर्चा में, जैसे इस समय राखी गढ़ी बहुत ज्यादा चर्चा में, बजट एलोकेशन हुआ था। ठीक है, तो राखी गढ़ी के से अगल बगल देख लीजिए, प्लस आलमगीरपुर चूंकि सबसे पूर्वी सीमा थी। ठीक है, जैसे मांडा सबसे उत्तरी सीमा, आलमगीरपुर सबसे पूर्वी सीमा, दैमाबाद सबसे निचली सीमा, दक्षिणी सीमा, और सबसे पश्चिमी सुक्ता गेंडो। तो अगल बगल अगर मेरा कॉन्सेप्ट तैयार है तो आराम से हम प्रश्न इस पे गेस खेल सकते हैं, गेस वर्क कर सकते हैं।
ठीक है, तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता आपका हाई इल्ड टॉपिक है, इसको जरूर पढ़िए। जैन और बौद्ध धर्म बार बार प्रश्न आता है, ठीक है, खास करके इनके कौन कौन से तीर्थंकर हैं, क्या क्या शिक्षाएं हैं, है ना, कौन कौन सी इनकी काउंसिल हुई, क्या कहाँ निर्वाण मिला, ठीक है। आप चाहो तो इसके लिए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए लूसेंट यूज कर सकते हो, लेकिन मैं तो कहूंगा कि अगर बुक आपने पढ़ रखी है तो वो मोर देन एनफ है, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ टर्मिनोलॉजी, ठीक है, खास करके जैसे पूछा भागदू कौन है, एग्रोनोमी कौन है, ठीक है, या ग्रामिक किस काम में, ग्रामिक क्या करते थे, ठीक है, या क्या कहते हैं गायों को क्या कहा जाता था, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न क्रोनोलॉजी पे पुराने समय में आप देखोगे तो मिलान करने वाले आ जाते थे, लेकिन प्रशासनिक शब्द अगर आप तैयार कर रहे हो, थोड़े मोड़े क्रोनोलॉजी टर्मिनोलॉजी अगर सॉरी क्रोनोलॉजी बोल दिया, टर्मिनोलॉजी अगर आप तैयार कर रहे हो तो ये बढ़िया है, ये आपको करना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ अगर बातचीत किया जाए तो महत्वपूर्ण स्थल, ठीक है, जैसे खास करके यूपी में बहुत ज्यादा साइट हैं, खास करके जो महदहा है, दमदहा है, जो इलाहाबाद वाला जो रीजन है, बेसिकली जो सोहन नदी वैली वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, प्लस साहित्य और वास्तुकला जैसे पुराण, ठीक है, जो क्या कहते हैं संहिताएं हैं, जो स्तूप हैं, जो केव्स हैं, इन सबको आपको थोड़ा सा ध्यान रख करके चलना है, ठीक है। प्लस प्रथम और अंतिम राजा, तो हर वंश में जैसे मान लो इसको तो मैंने बोला था कि मैप पे बना लीजिए, कि भारत का एक मैप बनाया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको तुरंत, जैसे सपोज कर लो ठीक है, जैसे मान लो सपोज कर लो भारत का एक मैप बनाया, ठीक है, ये जल्दी 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 बना दिया। अब इसमें देख लो कि मान लो अशोक का लिख रहे हो तो देखो ये यूपीएससी हिंदी के टेलीग्राम चैनल पे सारी चीजें पड़ी हुई हैं। तो अशोक का एरिया कहाँ तक था, कलिंग तक था। यहाँ पे लिख लो कि मौर्य वंश, इसके प्रथम राजा, ठीक है, प्रथम राजा, द्वितीय राजा, तृतीय राजा, तो क्रोनोलॉजी थोड़ा सा लिख लो, प्रमुख प्रमुख क्या काम किए, थोड़ा सा ये सब लिख लो, है ना। तो कहने का कुल मतलब ये है कि ये आपको साथ के साथ तैयार करते चलना है, और मैप पे कर लीजिए तो सबसे बढ़िया है। और इसमें जैसे मान लो मेन जो थीम है, खास करके जैसे मैंने बताया था कि जो मेन थीम है, अच्छा मेन थीम पे पता कैसे चलेगा, तो उसके टॉपिक्स डाल रखे हैं यूपीएससी हिंदी के टेलीग्राम चैनल पे जाइए, आज ही सवेरे पढ़ा हुआ टॉपिक्स पड़े हुए हैं, उन टॉपिक्स में उन राजा डायनेस्टी को जरूर कवर कर लेना। खास करके जैसे मान लो दक्षिण में चले जाओ तो वारंगल काकतीय वंश हो गया, तो काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे, प्रमुख राजा कौन थे, क्या कोई स्त्री रानी है इस वंश में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको तैयार करती चलनी है। प्रथम अंतिम राजा, राजधानियां, कालक्रम, उपाधियां, ये सब पे थोड़ा सा फोकस कर लेना, क्योंकि यूपी पीसीएस इस पे प्रश्न पूछता रहता है। अब बात करें मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री की, और इसकी सबसे बड़ी गलती, मतलब सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं, इसको तो अमूमन लोग छोड़ देते हैं। लोग सोचते हैं कि चलो यार, मतलब क्या ही वो करेगा, और पता नहीं ऐसे ऐसे इसमें प्रश्न आते हैं, ऐसे ऐसे फैक्ट रहते हैं कि कितना कोई तैयार कर लेगा। जैसे तराइन के युद्ध, तो तराइन का पहला युद्ध किसके किसके बीच, तराइन का दूसरा युद्ध किसके किसके बीच, तराइन का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच, ऐसे ही पानीपत का युद्ध, ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध, या ऐसे अगल बगल की क्रोनोलॉजी की, पानीपत का युद्ध, फिर खानवा का युद्ध, फिर चौसा का युद्ध, ऐसे करके आपसे लगातार आप देखोगे कि इसमें क्रोनोलॉजी पे प्रश्न बहुत भयंकर आती रहती है ना। 71 प्रश्न पूछा भी गया है, और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि गेम चेंजर बन सकता है इतिहास में, ठीक है। सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम लोग या तो इसको छोड़ देते हैं या तो इसको रटते हैं, दोनों ही काम नहीं करना है। दोनों ही काम करेंगे तो नुकसान करेगा, ठीक है। तो जैसे अब इसमें समझना है कि तराइन का पहला युद्ध हुआ था क्या कहते हैं, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, दूसरा युद्ध भी दोनों के बीच में हुआ था, तीसरा युद्ध हुआ था तराइन का कुबाचा यल्दोज और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच, जो साम्राज्य की स्थापना को लेकर के कि कौन असली में मोहम्मद गौरी का असली उत्तराधिकारी कौन है। तो जब आप कॉन्सेप्ट समझोगे ना, तब आपको चीजें याद होंगी, ठीक है। जैसे पानीपत का पहला युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो बाबर ने इब्राहिम लोदी की सेना को हराया था, ठीक है, किसके निमंत्रण पर, तो दौलत खां, राणा सांगा। तो कॉन्सेप्ट याद करो कि राणा सांगा ने, दौलत खान लोदी ने उसको आमंत्रित किया कि बोला कि आओ भारत आ जाओ, है ना, और वो सोचा कि लूट करके चले जाएंगे, फिर हम अपना भारत पे अपना राज, दिल्ली पे अपने सल्तनत स्थापित कर लेंगे। लेकिन अकबर रुक गया, बाबर रुक गया, ठीक है। तो अगर कॉन्सेप्ट आपका तैयार है तो आपको आपकी समझ, आपकी प्रश्न को सॉल्व करने की समझ आपकी बढ़ेगी, ठीक है। इसके लिए क्या सोर्स फॉलो करना है, तो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया या तो एनसीईआरटी भाग 2 या तो सतीश चंद्रा जो पुरानी एनसीईआरटी थी, दोनों कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, प्लस 200 250 प्रश्न,
ठीक है, तो पीवाईक्यू प्लस 200-250 प्रश्न एनसीईआरटी में भी, प्लस सतीश चंद्रा पढ़ लिया तो पीवाईक्यू प्लस 200-250 प्रश्न आपको यूपीएससी के टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लो। अब मैं ये कर सकता हूं आप सभी के लिए कि अगर आप यूपीएससी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो जितने भी सब पार्ट टेस्ट हुए हैं, चूंकि हमने उसको टॉपिक वाइज करा रखे हैं, तो वो हम आपको इकट्ठे दे देंगे। तो क्या करो कि दिन भर में पढ़ो 50-50 क्वेश्चन मिनिमम टारगेट रख लो भाई, कि अगर मुझे पेपर अच्छा ये निकालना है तो करना पड़ेगा, नहीं निकालना है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो देख करके या वीडियो स्किप भी कर दो यार, मेरा ही क्या ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर निकालना है तो 50 क्वेश्चन मिनिमम आपको पर डे सॉल्व करने का लक्ष्य रखना ही है, कि इससे कम तो मैं कतई सॉल्व नहीं करूंगा, इससे कम तो मैं गिरूंगा ही नहीं, ये मिनिमम है मेरा, ठीक है। और मेहनत कर लो, देखो कैसे नहीं निकलता है, ठीक है। हाँ, क्या गलती नहीं करनी है कि छोड़ने की गलती नहीं करनी है, और इसमें धीरे धीरे वैचारिक और टाइमलाइन जो क्रोनोलॉजिकल वाला प्रश्न है वो आ रहा है, कॉन्सेप्चुअल स्टोरी लाइन वाले प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। यूपीएससी जैसे पहले पूछता था, अब धीरे धीरे पीसीएस भी पूछा, जैसे यूपीएससी ने पूछा था ना कि क्या नाम है, फलाना युद्ध हुआ तो वो उसका सुल्तान यहां तक खदेड़ते हुए भारत में इस सीमा तक आ गया, तो ऐसे ही धीरे धीरे पीसीएस भी पूछ रहा है, ठीक है। अगला चलते हैं इधर। अच्छा, इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो जैसा मैंने अभी समझाया कि पूरी टाइमलाइन को समझना है कि तुर्की मंगोल आक्रमण सफल क्यों रहे, शिवाजी के समय मराठा गतिशीलता किस प्रकार से, वो कैसे कैसे आए, ठीक है। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना अहमद शाह अब्दाली से क्यों लड़ी, भाई हो रहा है पानीपत में मराठा नीचे हैं, क्यों मराठा आखिर लड़ रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको यहाँ पे चाहिए, यानी कि युद्ध का संदर्भ, सटीक वर्ष, शामिल पक्ष, संधियां और उसके क्रोनोलॉजिकल इवेंट। तो ऐसे करके 50 क्रोनोलॉजी के लगभग आपको मिलेगा, 50 क्रोनोलॉजी आपको चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि यूपीएससी टीम ऐसा करके दे, इकट्ठा कर दे 50 क्रोनोलॉजी, तो उस पर भी एक बार कमेंट करके जरूर बताएगा। लेकिन हाँ, 50 कमेंट्स एटलीस्ट आने चाहिए कि हाँ सर क्रोनोलॉजी वाला चाहिए मिडावल इंडियन हिस्ट्री का, तो ठीक है। ऐसे नहीं कि सर एक ने कमेंट किया, नहीं, कम से कम 50 कमेंट्स उस पर आने चाहिए, ठीक है। बात करें और तो इसमें क्या क्या देखना है, तो शब्दावलियां, अधिकारी और उनके सटीक कर्तव्य, ठीक है। इकता चौथ, सरदेशमुखी, जब्ते प्रणाली, बार बार प्रश्न है बुरा राजस्व प्रणाली पे, भक्ति और सूफी संत, उनके सटीक स्थान, गुरु शिष्य परंपरा, कौन किसका गुरु है, कौन किसका चेला है, बार बार प्रश्न आ रहा है। और इसमें थिंक करके, सोच करके आराम से करोगे अगर कॉन्सेप्ट तैयार है तो, ठीक है। लेखक कौन थे हैं, अनुवाद किसने किसने किसका किया, कौन से स्मारक किसने बनवाया, कौन से स्मारक कहाँ है, कहाँ किसको दफनाया गया, है ना, बार बार प्रश्न आ रहा है, किताबों पे, वास्तुकला पे, भक्ति पे, सूफी पे, ठीक है। तो इसको जरूर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका आधुनिक इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों 97 प्रश्न आ रहे हैं, 10 प्रश्न पूछ रहा है भाई, 10 प्रश्न पूछ रहा है, 97 प्रश्न है, हाईएस्ट प्रायोरिटी आपको इसको देनी है। और रणनीति क्या करनी है इसमें कि सबसे ज्यादा अंक दिलाने वाला हिस्सा है। यहाँ पे व्यक्तित्व प्रश्न आ रहा है, तिथियों पे आ रहा है, संगठन के निर्माण पे आ रहा है, कौन सा संगठन कौन बना, कांग्रेस के पहले के संगठन, कांग्रेस के बाद के संगठन, आदिवासी आंदोलनों की क्रोनोलॉजी, ठीक है। इसमें भी बुक्स की क्रोनोलॉजी, कौन से बुक्स किसने रखा उसका मैचिंग वाला, ठीक है। कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न इसमें भी आ रहे हैं। तो अब इसमें करें क्या, ठीक है। तो मेरे हिसाब से देखो, अब इसमें आप 2 काम कर सकते हो, ठीक है। पहला काम आपको ये करना है, फर्स्ट काम आपको ये करना है कि एक इसमें भी आपको कॉन्सेप्ट बनाना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट बनाना है। और अगर कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आप बोलोगे तो मैं 1 घंटे या 2 घंटे की वीडियो में लगातार कॉन्टिन्यूस, मैंने 4 घंटे में इकोनॉमिक्स खत्म की है, 4 घंटे में, प्री टाइम बैच में 4 घंटे में इकोनॉमिक्स मैंने खत्म की थी, ठीक है। मैं 1 घंटे में, 1.25 घंटे में आपको पूरे ये क्या कहते हैं हिस्ट्री कहानी के माध्यम से खत्म कर दूंगा, फैक्ट नहीं, कहानी कॉन्सेप्ट वाली। लेकिन आप कमेंट कम से कम 50 कमेंट करोगे तो, क्योंकि अगर मैं समय दूंगा तो कम से कम आपकी वहां पे इन्वॉल्वमेंट चाहिए मुझे, ठीक है। तो वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। खैर, कहने का मतलब क्या है कि आपको इसमें 2 काम करना है। एक तो ये कि विपिन चंद्रा जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है, देखो कई लोग बोलेंगे सर स्पेक्ट्रम पढ़ लें, तो देखो स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। और कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आप विपिन चंद्रा या एनसीईआरटी की भाग 3 पढ़ सकते हो। मान लो विपिन चंद्रा मत पढ़ो तो भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 कर लो, ये एटलीस्ट कर लो, ठीक है, ये एटलीस्ट कर लो। और जिन्होंने पहले कभी पढ़ रखी है, ठीक है, जैसे स्पेक्ट्रम पढ़ रखे हैं तो स्पेक्ट्रम कर लो, सबसे बढ़िया है तब, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें ये चीज गलती मत करना कि सर हम क्या लूसेंट कर लें, नहीं, ठीक है। लूसेंट से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ले सकते हो, वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा इसमें क्या कहते हैं स्पेक्ट्रम में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको इसमें करना विपिन चंद्रा या भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 या स्पेक्ट्रम, ठीक है, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। एक बार कमेंट करिएगा आप क्या प्रेफर करते हो, थोड़ा सा हम लोग भी सर्वे देखें कि कौन से लोग क्या प्रेफर करते हैं। प्लस 500 से 600 प्रश्न, ठीक है, यानी कि अब देखो 3 3 6 और 6 1200, ठीक है। और आपको पढ़ने के लिए मिल रहा है 12 से 15 दिन,
ठीक है, या 20 दिन भी मैं मान लो, 20 दिन में मान लेता हूं। तो यानी कि अगर 60 से 70 प्रश्न आप इसमें डेली कर रहे हो, या 50 प्रश्न एटलीस्ट कर रहे हो, 50 प्रश्न कर लो 2-3 टेस्ट दे लो, 50 प्रश्न कर लो 2-3 टेस्ट दे लो, तो दिन भर में ये टारगेट रखना है कि पीवाईक्यू करेंगे। देखो पढ़ने का तरीका क्या होगा, पढ़ा कोई भी कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का सबसे शानदार बुक तो यूपीएससी हिंदी की 10 ईयर प्रीलिम्स। ठीक है, 10 ईयर काफी है, 30 साल 50 साल के पीछे नहीं भागना है, दुर्घटना चक्र के पीछे नहीं भागना है। ठीक है, बाकी आपको अगर कोई और मतलब घटना चक्र की ले लो, 10 साल की मिल जाए तो वही ले लो, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई भी ले लो। लेकिन हाँ, दिन भर में जो टॉपिक पढ़ रहा हो उससे रिलेटेड पीवाईक्यू। ठीक है, फिर वीक में एक टेस्ट, और रोज उस पीवाईक्यू के अलावा 50 प्रश्न, केवल इतना पढ़ा, पीवाईक्यू किया, 50 प्रश्न लगाया, वीक में एक टेस्ट दिया, टेस्ट देके गलतियों के नोट्स। क्यों? क्योंकि अगर टाइम बाउंड मैनर में आपने प्रैक्टिस नहीं की तो कितना भी पढ़ लोगे, कितना भी कुछ कर लोगे, गलतियों पे काम नहीं करोगे तो पेपर में जाके फिर वही गलती करके आओगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि इस बार नहीं अगली बार दे लेंगे तो कोई बात नहीं है, करो भाई। लेकिन हाँ, अगर चाहते हो कि नहीं ये अटेम्प्ट आपका लास्ट अटेम्प्ट हो, सीरियस अटेम्प्ट हो, ठीक है, तो उसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं करोगे तो आप जानो। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक, अब इसमें क्या क्या कर लिया जाए, तो जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, ठीक है, जैसे खास करके कोई आंदोलन है तो उससे जुड़े व्यक्ति, उससे कौन कौन से संगठन स्थापित किए, कौन सी किताबें लिखी, कौन सी पत्रिकाएं लिखी, ठीक है, पार्टीज और ऑर्गेनाइजेशन, खास करके कांग्रेस के पहले, कांग्रेस के बाद, ठीक है, तो संस्थापक, स्थापना का वर्ष और क्या उद्देश्य था। ठीक है, ठीक है, कालक्रम की चुनौतियां इसमें भी हैं, कौन कौन से अधिनियम आए, कौन कौन सी रिपोर्ट आई, घटनाएं, इनके सटीक कालक्रम पे पूछता है, आंदोलन और विद्रोह पे पूछता है, खास करके 1857 के विद्रोह, बार बार हर दूसरे साल प्रश्न आ रहा है, हर दूसरे साल प्रश्न आ रहा है, लेकिन पहले से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कभी पूछ देगा, जियोग्राफी को कॉन्सेप्ट बना करके कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 1857 के विद्रोह में शामिल नहीं रहा, तो जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कभी पूछ देगा हिस्ट्री, कभी पूछ देगा क्या कहते हैं उसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी पूछ देगा कथन कारण वाले पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत का प्रथम स्वाधीनता आंदोलन इसलिए विफल रहा क्योंकि, मतलब ऐसा कुछ करके विफल रहा, दूसरा क्योंकि इसके पीछे ये कारण था, तो ऐसे करके पूछ देगा। ठीक है, तो 1857 का विद्रोह, किसान आदिवासी आंदोलन, वायसराय वगैरह की क्रोनोलॉजी। ठीक है, एक वायसराय क्रोनोलॉजी की पीडीएफ हम लोगों ने डाल रखी है ग्रुप पे कि कौन शुरू के कौन से वायसराय थे, उनके शासनकाल में क्या क्या हुआ, फिर कौन कौन से गए, तो एक मेजर है, थोड़ा सा रिवीजन करने में आसान होगा। आप चाहो तो प्री टाइम बैच से भी ये रिवीजन कर सकते हो, वहां पे पढ़ी हुई है। प्लस 1857 के पहले क्या क्या जो ट्रीटीज हुई थी, ठीक है, कब किस क्रोनोलॉजी किस क्रम में आए, पीडीबीडीएफ, ठीक है, पुर्तगाली डच, है ना, तो किस क्रम में आए, तो वो वाला पीडीबीडीएफ वाला है ना, संधियां कौन कौन सी, युद्ध कौन कौन से लड़े गए, महत्वपूर्ण अधिनियम, ठीक है, कौन कौन से गवर्नर के प्रमुख काम थे, ठीक है, समाचार पत्र, भाषाएं, प्रकाशन का स्थान, आयोग, कौन कौन से आयोग बनाए, तो ये सारी चीजों पे बार बार प्रश्न आता है। ठीक है, ये आपको कम से कम एटलीस्ट इतना तैयार करके चलना है। ठीक है, इतना तैयार करके चलना है। अब बात आती है, ठीक है, फिर से ये पूरे वीडियोस के अगर हम समअप की बात करें कि क्या क्या मिनिमम आपको करना है, तो आप अगर बात किया जाए एंशिएंट के लिए, बात किया जाए मिडाइवल के लिए, बात किया जाए मॉडर्न के लिए, ठीक है, मॉडर्न के लिए, और बात किया जाए आर्ट एंड कल्चर के लिए, ये चार आपके पास है। ठीक है, तो आपके पास प्लान ए है। बुक्स सोर्स से मैं बात करूं तो आप ये कर सकते हो इसमें आर.एस. शर्मा, ठीक है, आर.एस. शर्मा कर सकते हो, सतीश चंद्रा कर सकते हो, ठीक है, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम कर सकते हो या बिपिन चंद्रा कर सकते हो, ठीक है, और आर्ट एंड कल्चर के लिए 11th 12th की एनसीईआरटी। ठीक है, अब नितिन सिंघानिया पढ़ने का समय नहीं और आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, खास करके हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एकदम नहीं, और मेन थीम तो आपको एंशिएंट के इसी में मिल जाएंगे अगर ये बुक पढ़ रहे हो तो। इसी तरीके से अगर आप एनसीईआरटी पढ़ो तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 प्लस 11th 12th की एनसीईआरटी। ठीक है, तो ये है। हाँ, ध्यान क्या रखना है कि दिन भर में जो भी पढ़ रहे हैं, दिन भर में जो भी हम कर रहे हैं, पहले तो शॉर्टकट की तरफ नहीं भागेंगे, अभी पर्याप्त समय है, 8 घंटा 10 घंटा मेहनत करनी पड़ेगी, करो, शॉर्टकट की तरफ मत भागो। ठीक है, हाँ, करना क्या है कि दिन भर में जो भी पढ़ रहे हैं, शाम को उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, दुर्घटना चक्र नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यू। फिर वीक में एक टेस्ट देके गलतियों के नोट्स के बाद उस पर कमांड। ठीक है, और यूपीएससी का टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा तो उसमें हम आपको टेस्ट जो सब पार्ट टेस्ट है वो इकट्ठे दिलवा देंगे, टॉपिक वाइज है, घर पे बैठ के सॉल्व करते रहो, रोज 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो 50 प्रश्न
और चाहिए PIQ के अलावा, ठीक है, दुर्घटना चक्र अगर कर रहा हूं तो उसके अलावा, क्योंकि मेरी बात तो आप मानेंगे नहीं, ठीक है। तो ये रहा इतिहास को लेकर के कि इतिहास में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार के ट्रेंड है आयोग की, कितने प्रश्न लगभग आ रहे हैं। एक आशा करता हूं आपका एक मोटी मोटा समझ इससे डेवलप हुआ होगा। साथ ही साथ आप सभी से एकदम निवेदन है, ये हाथ जोड़ करके हाथ जोड़ ले रहा हूं, ठीक है, कि भाई पढ़ो, पढ़ना जरूरी है, लेकिन पढ़ने के बाद प्रैक्टिस भी जरूरी है, टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस जरूरी है। वो नहीं करोगे तो आपका नुकसान होगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।